क्या डायलिसिस इतना ख़तरनाक है कि अगर गुर्दे ख़राब हो गए हैं और डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है तो जस्ट मौत और ज़िंदगी? आप कॉल भी कर सकते हैं, जो सवाल है, जो परेशानी है आप पूछ सकते हैं। हमारे पास बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है सर? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेसिकली हर्बलिस्ट हूँ। अच्छा और मैं कोई हर्ब्स के ज़रिए हम इलाज करते हैं। अच्छा हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस से डिले किया जाए, अच्छा जितने साल भी वो निकाल जाए बगैर डायलिसिस के। अच्छा, ये तब की बात है जब डायलिसिस कह दिया है, हाँ कह दिया, रेकमेंड कर दिया है, उसके बाद आप लोग रोकते हैं। यानी कि कहने से मुराद है कि क्रिएटिनिन 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, 10 पे जब चला जाता है, 8, 9 पे, 10 पे, तो डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। अच्छा। हम भी करवाते हैं, हमने डायलिसिस सेंटर भी बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। और फ्री चला रहे हैं। अच्छा, एक खिदमत ये कर रहे हैं हम। दूसरी खिदमत ये कर रहे हैं कि हम डायलिसिस पे कोशिश करते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी देर हो सके पेशेंट को स्टे करवाया जाए, और ताकि वो उस परेशानी में अभी ना जाए। अच्छा उसने डायलिसिस पे जाना तो है, हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने कभी भी उसको डायलिसिस पे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ये ज़रूर क्लेम करते हैं कि उसको डायलिसिस से डिले किया जा सकता है। अच्छा, गुर्दे के फेल होने की इब्तदाई अलामात क्या हैं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है? देखिए हमारे जहन में 2-3 ही अलामतें हैं जो हमें पता है कि गुर्दे जब ख़राब होते हैं तो आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाना या पाँव पर स्वेलिंग आ जाना, ये एक अलामत है, एक अलामत है। 10 अलामतें हैं गुर्दे ख़राब होने की, 10 वजूहात हैं, और गुर्दे जो उसकी अलामत है वो भी तकरीबन 10 हैं। अच्छा, अगर हम वजूहात पे बात कर लें तो वजूहात में सबसे पहले है शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना ज़्यादा, झाग का आना ज़्यादा, जो अक्सर हम चेक नहीं करवाते, पता नहीं कराते कि हमारे यूरिन में कितना प्रोटीन खारिज हो रही है, कितनी एल्ब्यूमिन खारिज हो रही है। ये आम बंदे को करानी चाहिए? ये मुझे भी कराना चाहिए। कोई दर्द है, कुछ है नहीं है। मैं बाहर रहा हूँ, यूके में, यूएसए में, बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ पे मस्ट है कि आपने ये करवाने हैं टेस्ट। बहरहाल चौथी वजह है स्टोन्स का बार बार बनना, पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना। हमारी सेल्फ मेडिसिन होती हैं, हैवी किस्म की पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक हैं, गलत किस्म की ताकत की मेडिसिन है, कई वजूहात हैं। एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, खाने हम बड़े अच्छे खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। एक वो वजह भी बनती है कि जिगर पे, हमारे मैदे पे लोड आता है, हमारे गुर्दों पे लोड आता है, कि खुराक हम बहुत अच्छी लेते हैं, जैसे सर्दियाँ आजकल पाकिस्तान में, इन दिनों में हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने पराठे भी खाने, हमने अंडे भी खाने, हमने ड्राई फ्रूट भी खाना है। ठीक है, हम कहते हैं खाएं, खाना चाहिए, लेकिन उसका हक़ भी अदा करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, और जो खाया है उसका कम से कम वो जो टॉक्सिन है जो निकल नहीं रहे होते हमारी बॉडी से, वो निकलने चाहिए। खैर ये 10 वजूहात हैं। ये डायलिसिस की जो नौबत आती है ये किस वक्त आती है? ये तब आती है जब अलामत शदीद इख्तियार कर जाएँ। जब ये तो 10 वजूहात थी, 10 अलामत में से बड़ी अजीब सी अलामतें हैं। मतली का होना, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग का आना, सांस का फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, रात को 2-2 तकिए रख के सोना और सर के नीचे उठ के बैठना, और ये अलामतें हैं। उसमें एक अलामत में जैसे जिक्र कर रहा था आंखों के नीचे स्वेलिंग भी है, वो जब प्रोटीन ज़्यादा आ रही होती है तो तब ये ऐसा होता है। पर ये अलामत बड़ी अजीब सी हैं। इसमें गुर्दों में दर्द नहीं होती। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो किसी को गुर्दों में दर्द नहीं होती, सबसे ख़तरनाक बात है। हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि यार गुर्दे का मसला है तो शायद दर्द होगी तो पता चले, दर्द होगी तो फिर दिखाएंगे या पूछेंगे, दिमाग में तो ये बात आती है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुर्दे में उन्हीं लोगों को दर्द होती है जिनके स्टोन्स हों, उनको दर्द होगी, पता चल गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला जी स्टोन्स इतने हैं, वो निकाले जा सकते हैं किसी तरीके से भी। लेकिन जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो ये जो अलामत है मतली का होना, अब इस वक्त हमारा जहन जा रहा होता है दिल ख़राब होना या वॉमिटिंग का आना या सांस फूलना, हम समझ रहे होते हैं मैदे का मसला है, स्टमक का मसला है, वो गलत चीज़ खा ली है। सांस का मसला आ रहा है तो हम समझ रहे होते हैं कि हमें कोई अल्लाह न करे कोई दमा हो रहा है, कोई अस्थमा हो रहा है, कोई हमारा हार्ट का मसला है, कोई टीबी की तरफ जा रहे होते हैं, गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं। उसमें मौलिज का कोई कसूर नहीं है। एक फिजिशियन के पास बंदा चला गया, वो गुर्दों का पेशेंट है, आम जनरल फिजिशियन तो अपने हिसाब से इलाज करेंगे ना, कि स्टमक का मसला है, इसको मेडिसिन लिख दी, आप ये ले लें, फ़लान ले लें, कुछ भी ले लें।
अक्सर तो हम खुद ही फकियां खा रहे होते हैं, खुद ही जाके मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि है क्या। सबसे पहले तो हर चीज़ का इलाज हमें लगता है पेन किलर है, वो खाओ, पहले आराम करो, बाद में देखी जाएगी। ऐसे ही और अगर पेन रुक गया उसके बाद फिर चल सो चल अपने कामों में रुक जाते हैं, ये नहीं देखते कि मसला क्या था, मुझे पेन क्यों हुआ है, तो उसको दबा देंगे। ऐसे ही। ठीक है, अच्छा ये फैसला कब करना है अगर किसी को डायलिसिस का मसला हो गया है, रेकमेंड कर दिया है उनको, तो फिर अब ये किस तरीके से जज किया जाएगा कि हमने डायलिसिस के लिए जाना है और डायलिसिस करवाना है और कहाँ से करवाना है? देखिए डायलिसिस कहाँ से भी करवाया जा सकता है, जहाँ से जो आपको मुनासिब लगे, जो अच्छी जगह है जहाँ भी, लेकिन डायलिसिस करवाना चाहिए। पहली बात तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं डायलिसिस नहीं करवाना। अगर सिम्टम आ गए, मतली हो गई है, दिल ख़राब हो रहा है और घर वाले परेशान हैं, मरीज़ परेशान है, ये तभी आता है जब क्रिएटिनिन 8 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, 10 पे चला जाए, यूरिया भी 200 पे तो पे ज़्यादा है ना? एक होना चाहिए। मेरे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का जो लेवल है 0.5 से लेके 1.3 तक है, आपका भी यही होगा। अच्छा, जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल लोग हैं, यूरिया का लेवल है 10 से लेके 50 तक, वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 18 हो, 15 हो, इस तरह क्रिएटिनिन का 0.9 हो, 0.5 हो, 0.8 हो, 0.9 हो, 1 के बाद, 1.3 के बाद बंदे को, 1.4 के बाद जब भी क्रिएटिनिन किसी का भी चला जाए 1.4, 1.5, उसको मोहतात होना चाहिए। ये तो मोहतात से होकर वो 20 साल निकाल सकता है, यहाँ पर 20 साल उसके निकल सकते हैं विदाउट डायलिसिस। विदाउट डायलिसिस। अगर क्रिएटिनिन 1.5 है, अच्छा, 1.5, 1.4, 1.6, लेकिन जब क्रिएटिनिन 8 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, 10 पे चला जाए, EGFR भी उतना नीचे आ रहा होता है इंसान का, जो गुर्दों का फंक्शन है, वो जैसे ही कम होगा और क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ेगा, जब ये अलामत आएंगी फिर हमें डायलिसिस करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये डायलिसिस कब तक नहीं करवाना चाहिए? अगर रेकमेंड कर दिया है तो कब तक कंट्रोल कर सकते हैं, कब तक रोक सकते हैं? देखिए क्रिएटिनिन का लेवल अगर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और पेशेंट सर्वाइव कर रहा है तो कई साल उसके निकल सकते हैं। अगर वो परहेज़ करे, अगर वो खुराक ना ले ज़्यादा प्रोटीन वाली, मटन है, बीफ है, कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैवी हैं जिनके खाने से यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ता है, बेसिकली डेली बनता है 40, मेरा और आपका यूरिया क्रिएटिनिन डेली हम लोगों का बनता है और हमारा बन के खारिज हो रहा था यूरिन के ज़रिए। ये जो गुर्दे के पेशेंट होते हैं इनका बन तो रहा होता है लेकिन खारिज नहीं होता, ये यूरिन में खारिज नहीं होगा तो ब्लड में चला जाएगा। अच्छा, तो गुर्दे की जो रिपोर्टें होती हैं वो बेसिकली ब्लड की रिपोर्टें होती हैं। ब्लड से पता चलता है कि क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, इसमें पोटाशियम कितना है ब्लड के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का पता चलता है, सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है और यूरिक एसिड, यानी कि ये ब्लड से सारी रिपोर्टें होती हैं। अच्छा, आप हर्बलिस्ट भी हैं, आप लोग का मानना है कि जो डायलिसिस है उस पर पेशेंट जाए उससे पहले आप लोग उसको रोक देते हैं और उसको हर्बल दवाइयों से, हर्बल तरीके से जो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ, ऐसी कौन सी दवाएँ या कौन सी ऐसी टेक्निक आप लोग यूज़ करें जिससे पेशेंट जो है वो डायलिसिस से आप उसको रोक के इस तरह से ठीक करते हैं? देखिए इसमें हमने बड़ी मेहनत की है, मैंने, मेरे उस्तादों ने, हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने, हमने एक ऐसा ग़िज़ाई चार्ट बनाया है, वो 2-2.5 साल मेहनत लगे उस पर कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हम ग़िज़ाई चार्ट देते हैं पेशेंट को, मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम में भी वो ग़िज़ाई चार्ट अगर दिखा सकें तो वो ग़िज़ाई चार्ट ऐसा है कि उसमें ना हम बताते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। दिखाएं सर, एसिड है, दिखाएं, अल्कलाइन है, दिखाएं। ये वो ग़िज़ाई चार्ट है। अच्छा, हम कहते हैं ये आप चीज़ें ना खाएं और जो नीचे वाले नाश्ता क्या करना है, दोपहर का खाना इसको क्या क्लोज खाना कर है। सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पीछे से भी लगवा देती हूँ। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है ये इतनी मेहनत, इसकी रिसर्च होगी, सबके पास होना चाहिए। ये ग़िज़ाई चार्ट में अमेरिका हार्वर्ड को देकर आए हूँ वहाँ ठीक पे है, हो गया, ऑलराइट। कि भाई ये खुराकें ना लें, ये खाएं। आप साथ साथ बताइए इसमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो आप बता रहे हैं खाना है, इसको एलैबोरेट भी कर दें। देखिए जो हम कहते हैं कि ये गोश्त है, मीट है, भिंडी है, बैंगन है, अरवी है, पालक है, साग है, केला है। आजकल किन्नू माटा मौसमी आया हुआ है, जी। बेहतर नहीं है मरीजों के लिए, गुर्दों के मरीजों के लिए ये बेहतर नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो ये अभी बारिश हो जाएगी तो फिर तो ठीक हो जाएगा या नहीं? तब भी नहीं खा जब सकते? यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया ना तो देखना होता है कि किन चीज़ों से बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो अगर हम ये खुराक लेंगे, मक्खन है, हम हैवी खुराकें लेंगे तो लाजमी बात है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ओके। उनको जल्दी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो गोश्त मना है, रेड मीट? आम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो गुर्दों के मरीज बन चुके हैं और उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है और अभी वो डायलिसिस में नहीं गए। ठीक है, अगर डायलिसिस में चले गए तो हम कहते हैं फिर आप खाएं पिएं, डायलिसिस भी करवाएं और खाएं पिएं। अच्छा, लेकिन अगर वो कोई शख्स बचना चाहता है कि वो डायलिसिस पे नहीं जाना चाह रहा तो वो ग़िज़ाई चार्ट को इसको इस्तेमाल करके बच सकता है 5 साल 10 साल।